हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं मिसलेनियस साइंस का छठा वीडियो लाया हूं। 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन 5 वीडियोज़ को देख लीजिए। 5 वीडियो और मैंने अभी और भी वीडियो लाना है, तो वो सारे वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और रेलवे और एसएससी वालों के लिए ला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम साइंस के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और सीखेंगे भी। सिर्फ देखना नहीं है, उसे सीखना भी है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उन वीडियोस को देखने का लाभ उठा सकें। ठीक है, और अपने एग्ज़ामिनेशन में अच्छे स्कोर कर सकें। मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूं वो एग्ज़ाम में से रिलेटेड ही होते हैं और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड आज का हमारा पहला प्रश्न, फ्रेंड इस सीरीज़ का मतलब कि आज मैं जो वीडियो लाया हूँ, इस सीरीज़ का आज वाला जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब कि परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक कौन है। तो परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक हैं एनरिको फर्मी। ठीक है, और परमाणु रिएक्टर से क्वेश्चन एक और बनता है कि परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे परमाणु बम भी नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, लेकिन दोस्तों नाभिकीय विखंडन भी 2 तरह का होता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो काम करता है वो करता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, लेकिन परमाणु रिएक्टर ये कार्य करता है नियंत्रित नाभिकीय रिएक्शन पर, मतलब कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है परमाणु रिएक्टर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वर्क, मतलब निम्नलिखित में से क्या कार्य के बारे में सत्य नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वर्क 0, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, मतलब वर्क अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क तो 0 होगा ही, क्योंकि देखिए वर्क बराबर क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस होता है, और एफ डॉट एस क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस अगर देखिए एफ डॉट एस यानी एफ एस कॉस थीटा, और एफ यहाँ एफ है फोर्स और एस है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो एस अगर 0 होगा तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क विल बी 0 इफ डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये वाला गलत नहीं है। और किया गया कार्य नकारात्मक होगा, किया गया कार्य नकारात्मक तो हो ही सकता है। और कार्य एक सदिश, ये देखिए यही वाला गलत है, कार्य सदिश नहीं है, कार्य एक अदिश राशि है। और चौथा ऑप्शन है इसकी इकाई जूल होती है, तो कार्य का ऐसा मात्रक तो जूल होता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड डैश रिफ्लेक्शन, मतलब कि दर्पण की तरह चिकनी सतह से परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं, डैश परावर्तन कहते हैं, तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द फाउंटेन पेन लीक इन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट, मतलब कि ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में एक फाउंटेन पेन में रिसाव क्यों होता है। कभी भी आप अगर हवाई जहाज में पेन लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें रिसाव होने लगेगा, इंक उसका बाहर फेंक देगा। तो क्यों होता है ऐसा दोस्तों? आप पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर
उसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। अगर आप किसी पेन को हवाई जहाज में ले जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो वहाँ तो वायुमंडलीय दाब कम है, लेकिन पेन के अंदर का दाब तो पहले जितना ही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इन एडिशन टू इक्विलाइज द प्रेशर, मतलब कि प्रेशर इक्विलाइज करने में बाहर का जो मतलब देखिए फाउंटेन पेन के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से अधिक होता है, इसलिए वो बाहर आने लगता है, जिससे कि इंक फेंक देता है, मतलब इंक पेन में रिसाव होने लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 देखिए, बिकॉज ऑफ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द पेन, मतलब कि पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दाब के कारण। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड, मतलब समय के मापने के साधन को क्या कहते हैं? वैसे तो घड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ घड़ी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूछा जा रहा है कि अप्रोप्रिएट समय, एकदम करेक्ट समय, बिल्कुल एकदम करेक्ट समय की बात यहाँ की जा रही है। तो एकदम करेक्ट समय मापने का साधन है क्रोनोमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रेजेंट दिस थ्योरी, मतलब सूर्य के चारों देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो पहले व्यक्ति थे कोपरनिकस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? द डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अंडर सी इज, समुद्र के मतलब कि समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, कौन सा उपकरण है? तो उस उपकरण का नाम है सोनार। फ्रेंड कभी कभी सोनार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सोनार का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू, मतलब कि शेविंग ब्रश के बालों को जब पानी से निकाला जाता है तो वे डैश के कारण एक साथ चिपक जाते हैं। तो किसके कारण वो चिपक जाते हैं? तो दोस्तों सरफेस टेंशन के कारण, सतही तनाव के कारण वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ यू सी ए 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। इसका मतलब अब हिंदी में देख लेते हैं। यदि आप 30 दिनों के लिए 5 घंटे तक 60 वाट के बल्ब का प्रयोग करते हैं तो कितना यूनिट बिजली की खपत होगी? अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया है और काफ़ी डिटेल में बताया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। इससे क्या है, प्रतिदिन 30 दिनों के लिए। और देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा खपत का फॉर्मूला क्या होता है? वाट इंटू आवर बाई 1000, वाट इंटू आवर बाई 1000, यानी कि वाट गुने घंटा बटा 1000। और यदि मान लीजिए 5 दिन दिया गया तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देना है। 5 घंटे 60 वाट का है तो 60 वाट के लिए तो यहाँ वाट दिया गया, जैसे कि दिया जाएगा यहाँ 5 ठो फैन है तो यहाँ 5 भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं और इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया है। तो आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। सो प्लीज़ आप हमारा पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मैंने भी बताया कि बिजली की खपत कितनी होगी पूछा गया है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय
उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है वाट गुने घंटा बटा 1000, मतलब वाट इंटू आवर बाई 1000। वाट कितना दिया गया है? वाट यानी कि पावर को दिया गया 60 वाट। 60 इंटू घंटा यानी कितना घंटा दिया गया? 5 घंटा डिवाइडेड बाई 1000। और मैंने क्या बताया, यदि डे दिया गया मुझसे कि 30 दिन 20 दिन, तो उसे डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ये जीरो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 6 इंटू 5 इंटू 3 और 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 और ये 10 और ये 10 ये 30, यहाँ से 0 गया। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9। देन 9 यूनिट्स इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी कैरी आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस? मतलब ब्लड का कौन सा पार्ट बॉडी को डिफेंस करता है? तो वो होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन, मतलब कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, रासायनिक प्रक्रिया या फिर यांत्रिक ऊर्जा, क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन, ठीक है। आइए देखते हैं। और दोस्तों परमाणु संलयन में क्या होता है कि छोटा छोटा नाभिक एक बड़े, मतलब कि देखिए परमाणु संलयन में हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम कण बनाते हैं, ठीक है, 2He4 का निर्माण करते हैं। यही होता है परमाणु संलयन, मतलब कि छोटा छोटा नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है परमाणु संलयन में। और परमाणु विखंडन तो पता ही होगा कि एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन एमंग द फॉलोइंग कलर्स हैज़ हाईएस्ट वेवलेंथ? हाईएस्ट वेवलेंथ पूछा जा रहा है, यानी कि निम्नलिखित में से किस रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है? तो दोस्तों रेड कलर में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, और ये कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम। 7800 एंगस्ट्रॉम होता है रेड कलर का वेवलेंथ। और सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम होता है बैगनी में, इसमें होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ वो सारे नोट करते जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये सब। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, मतलब कि चुंबकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए चुंबकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों एक चीज़ देखिए कि चुंबकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों बल जो है क्या इसमें कांटेक्ट होता है या फिर बिना कांटेक्ट के भी ये सारे वर्क करते हैं? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और ये आपका चुंबकीय बल, इन तीनों में कांटेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, ये विदाउट कांटेक्ट भी वर्क करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इन तीनों फोर्स में कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब कि गैर संपर्क बल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निरीक्षण में अल्फा, बीटा और गामा किरणों की समान ऊर्जा है। दिए गए माध्यम में देखिए, दिए गए माध्यम में बढ़ते हुए क्रम में उनकी भेदन क्षमता क्या होगी? भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा, बीटा, गामा के बढ़ते हुए पेनिट्रेटिंग पावर में सजाना है, यानी कि भेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे कम भेदन क्षमता होता है अल्फा का, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा।
यानी कि सबसे कम होता है अल्फ़ा का, अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन गामा, यानी कि गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होता है। तो कम से ज़्यादा में जाना है क्योंकि बढ़ते हुए में सजाना है, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एंड गामा। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा, यही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब ये कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय बलों और गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल अन्य दो की तुलना में अधिक प्रबल है, गलत, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल है, इसलिए ऑप्शन ए गलत। अगला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है जबकि विद्युत और चुंबकीय बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हैं। हाँ ये सही है, क्योंकि फ्रेंड देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सिर्फ आकर्षित करता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल और कौन कौन सा है, कहाँ गया, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है, लेकिन विद्युत और चुंबकीय बल ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों है, वो अट्रैक्ट भी होते हैं और रिपेल भी करते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल्स। मतलब कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन, मतलब सोडियम धातु को किस में स्टोर किया जाता है, सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाना चाहिए। अल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, पानी में, और क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो फ्रेंड्स सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, सोडियम धातु को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यदि आप हमारे वीडियो से कुछ सीखे हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप उन वीडियोस को देख सकें। प्लीज़ फ्रेंड हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से लाभ हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।